स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो चलिए गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को और चीज़ों को पढ़ते हैं। तो देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारी संख्या रेखा है। संख्या रेखा पर अगर हम लोग बात करें, संख्या रेखा पर अगर हम चलें तो जो हमारा जीरो होता है, जीरो के हमारे दाहिनी तरफ जो भी संख्याएं हैं वो हमारी कैसी संख्या है। यहाँ पे देखिए, ये हमारी प्राकृतिक संख्या। यहाँ पे जो संख्या आपको दिख रही है ये हमारी कैसी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। अब समझिए, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, इसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और इसके हाथ में क्या है, एक थैला है। इसने थैला लिया और थैले को लेकर के चलना स्टार्ट हो गया। अब ये इस तरफ जा रहा है, इसको ये जो संख्याएं दिख रही हैं, इसने इन संख्याओं को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब जब यहाँ पर पहुंचा तो इसके झोले में क्या हो चुका, इसका जो थैला था, इसके थैले में कौन कौन सी संख्या आ गई, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके की संख्याओं को इन्होंने कलेक्ट करना स्टार्ट किया। तो ये जो संख्याएं आप देख रहे हो, इन्होंने जिन संख्याओं को कलेक्ट किया 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारी कैसी संख्याएं हैं, इन्हें हम लोग कौन सी संख्या कहते हैं, इन्हें हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। और जो हमारी प्राकृत संख्या होती है, इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बात आप लोग समझ गए। संख्या रेखा के दाहिनी ओर यहाँ पे जो हमें नंबर्स दिख रहे हैं, जब हमने इनको कलेक्ट करना स्टार्ट किया तो इनका हमारे पास एक कलेक्शन हो गया। और ये जो संख्याएं हैं ये हमारी कैसी संख्या होती है, प्राकृत संख्या होती हैं। अब ये जो व्यक्ति था इधर चल रहा था तो इसे प्राकृत संख्या मिली। अब इसने इधर मुड़ करके देखा और इसने ये जो थैला था, इस थैले में जीरो को भी शामिल कर लिया। क्या कर लिया, ये जो थैला, इस थैले में इसने जीरो को भी भर लिया। अब तक एक ऐसी संख्या थी, प्राकृत संख्या थी। लेकिन जब प्राकृत संख्या में हमने जीरो को भी रख लिया तो हमारे पास कौन सी संख्या बन गई। अब देखिए, ये जो थैला है, इस थैले में प्राकृत संख्या भी है और जीरो भी आ गई। तो यहाँ पे इसे हम लोग अब क्या कहेंगे, इसे हम लोग पूर्ण संख्या कहेंगे। प्राकृत संख्याओं में अगर हम लोग जीरो को भी शामिल कर लें तो 0 1 2 3 4 5 6, ये हमारी क्या हो जाएंगी, ये हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्याएं। और जो पूर्ण संख्या होती है इसे हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बात आप लोग समझ गए। अब यहाँ से हम लोग एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। निष्कर्ष हमारा क्या निकलेगा, देखिए निष्कर्ष हमारा क्या निकलेगा। हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारी प्राकृत संख्याएं हैं, सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्योंकि पूर्ण संख्या का जो कलेक्शन है, पूर्ण संख्या के कलेक्शन में हमारी प्राकृत संख्या है, तो हम कह सकते हैं कि सारी हमारी जो प्राकृत संख्याएं हैं पूर्ण संख्या होती है। लिख लो, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं होती हैं। इतनी बात स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए। 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारी प्राकृत संख्या है। अगर हम लोग प्राकृत संख्या के कलेक्शन में जीरो को शामिल कर रहे हैं तो ये हमारा कलेक्शन पूर्ण संख्या कहलाएगा। और अगर हम लोग प्राकृत संख्या की बात करें तो प्राकृत संख्या देखिए इसमें आ रहा है, तो सारी प्राकृत संख्याएं हमारी कैसी संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। भाई ये थैला हमारा था, अब ये थैला हमारा है, इसमें हमारे पास प्राकृत संख्या है, इसमें हमने जीरो को शामिल किया। अब देखिए, अब जब ये व्यक्ति इस तरफ चला तो इसको माइनस वाली भी संख्याएं दिखी, इन्होंने इन नेगेटिव संख्याओं को भी इसमें शामिल कर लिया। तो शामिल करने के बाद कलेक्शन क्या बना, -1 -2 -3, ऐसे ऐसे इन्होंने नंबर्स को शामिल कर लिया उसमें। अब इसमें हमारी नेगेटिव संख्या भी शामिल हो गई। तो अब एक कलेक्शन क्या कहलाएगा, देखिए प्राकृत संख्या भी हो गई, जीरो भी हो गया, नेगेटिव संख्याएं हो गई। तो इस तरीके का जो हमारा कलेक्शन है इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग पूर्णांक कहेंगे। क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। और जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग एक बात और समझ लीजिए। अब देखिए, ये जो हमारा पूर्णांक है, पूर्णांक में हमारा क्या शामिल है, इस तरीके से धनात्मक संख्या भी है, ऋणात्मक संख्या भी है, जीरो है। तो यहाँ से हम लोग एक बात समझ लेते हैं, जो हमारा पूर्णांक है,
पूर्णांक में हमारा क्या है, धनात्मक संख्या हो गई यहाँ पे, यानी कि 1 2 3 4 5, और एक तो 0 हो गया, और इस तरफ क्या है, ऋणात्मक संख्या। ठीक है, ऋणात्मक संख्या, इन्हें हम क्या कहते हैं, जो हमारा धनात्मक संख्या का पूर्णांक होता है, जो धनात्मक संख्या होती है इसे हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक। और धनात्मक पूर्णांक को z+ से हम दिखाते हैं, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, जैसे -1 -2 -3, ये हमारे क्या हो गए, ऋणात्मक पूर्णांक, और ये हमारा क्या होता है, शून्य होता है। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए लगभग यहाँ पे हमें जितनी संख्याएं दिख रही थी हमने इसको कर लिया। अब देखिए आप लोग समझिए क्या और कुछ संख्या बच रही है। हाँ, कौन कौन सी संख्या बच रही है आप देखिए। अभी हमने 1 की बात करी, इसके बीच में भी तो कोई संख्या होगी, यहाँ पर भी तो कोई संख्या होगी, यहाँ पर भी कोई संख्या होगी, यहाँ पर भी कोई संख्या होगी। इस तरीके से अभी हमारे पास बहुत सारी संख्याएं हैं। देखिए यहाँ पर भी जो संख्या होगी, ऐसे यहाँ पर भी संख्याएं होंगी। यहाँ पर भी संख्याएं होंगी, और यहाँ पे कुछ किस तरीके से संख्या बची होगी हमारे पास। यहाँ पे बची हुई संख्याओं की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 1/2 हो सकता है, 3/2, 5/2, 4/2, 2/3। इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास संख्याएं बची हैं। इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास संख्याएं बची हुई हैं ना। तो ये जो संख्याएं बची हुई हैं इन्हें हम लोग कौन सी संख्या कहेंगे, इन्हें हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। कौन सी संख्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। और परिमेय संख्या देखिए, अब हमारे पास परिमेय संख्या भी होगी, अपरिमेय संख्या भी होगी, यानी कि कुछ ऐसी भी हमारे पास इसी संख्या रेखा पर संख्याएं होंगी जिनको हम लोग इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, यानी कि P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ऐसी जो हमारी संख्याएं इस संख्या रेखा पर होंगी वो हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो परिमेय संख्या होगी। तो परिमेय संख्या को हम लोग समझ लेते हैं। परिमेय संख्या होती क्या है, आप लोग समझिए परिमेय संख्या क्या होती है। अब देखिए कुछ संख्याएं ऐसी हैं इस संख्या रेखा पर है जिन्हें हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हमारी शर्त क्या है, जो Q है Q ≠ 0 होना चाहिए। तो इस तरीके की संख्या हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। और क्या होना चाहिए, देखिए P/Q के फॉर्म का है तो परिमेय संख्या होगी। अगर हम लोग स्टैंडर्ड रेशनल नंबर की बात करें, देखिए अगर हमारे पास इस तरीके से है तो ये परिमेय संख्या है, लेकिन इसको हम लोग तुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। कौन सी परिमेय संख्या कहेंगे, तुल्य परिमेय संख्या। अब यहां से देखिए 1/2 हो गया, तो 1/2 हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगी, और 2/4 इसके तुल्य परिमेय संख्या है। अब यहां से आप समझिए, अब इसमें आप देख रहे हो जो P है 1 है, Q हमारा क्या है 2 है, और P और Q में जब कोई भी 1 के अतिरिक्त उभयनिष्ठ नहीं होता है तो ये जो P/Q का फॉर्म होता है ये हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। शर्त क्या होता है कि जो हमारा Q का वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q का जो उभयनिष्ठ है 1 के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो लिख लो का उभयनिष्ठ 1 के अतिरिक्त और कुछ ना हो। अब देखिए इस संख्या रेखा पर इस तरीके से संख्याओं को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ऐसी जो संख्याएं उन्हें हम परिमेय संख्या कहेंगे। अब आप लोग नेक्स्ट देखिए, हमारी कुछ इस संख्या रेखा पर ऐसी भी संख्याएं होंगी, कुछ ऐसी भी संख्याएं होंगी जिन्हें हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे
जैसे हमारा क्या हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, इस तरीके से। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। कौन सी संख्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। जो हमारी परिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या है और जो अपरिमेय संख्या है, इनका जो हमारा कलेक्शन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या। क्या कहलाएगी, वास्तविक संख्या। चलिए इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात, इस बात को संख्या ग्राफ के माध्यम से समझ लेंगे तो हमारी सारी बातें क्लियर हो जाएगी। चलिए आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए। अब आप लोग स्टूडेंट्स इस संख्या ग्राफ को देखिए, ये हमारा संख्या ग्राफ है। अब अगर हम लोग संख्या ग्राफ की बात करें, देखिए हमारे पास संख्याएं कितने तरीके की हैं, दो तरीके की हैं। एक हमारी वास्तविक संख्याएं, दूसरी हमारी काल्पनिक संख्याएं। जो हमारी वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या को हम लोग किससे दिखाते हैं, r से दिखाते हैं। और जो हमारी काल्पनिक संख्या होती है -√1 -√2। तो काल्पनिक संख्याओं के बारे में अभी आपको स्टडी नहीं करनी, तो इसको आप लोग भूल जाइए। चलिए हम लोग वास्तविक संख्या पर फोकस करते हैं। आप लोग वास्तविक संख्या को देखिए, सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का जो हमारा कलेक्शन होता है वही वास्तविक संख्या कहलाती है। आप लोग समझ गए, सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का जो कलेक्शन होता है वही हमारी वास्तविक संख्या कहलाती है। तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या आप लोग देख लिए क्या है। चलिए यहाँ पर अब हम लोग परिमेय संख्या की बात करते हैं। अब जो भी हमारी संख्या परिमेय होगी उसमें क्या क्या आएगा, सभी पूर्णांक संख्याएं और सभी भिन्न संख्याएं क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। क्या होंगी, सभी पूर्णांक संख्याएं और सभी भिन्न संख्याएं हमारी परिमेय संख्या होगी। इसको आप लोग इस बात से समझ लीजिए, यहां से आप लोग समझिए। जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी पूर्णांक है, पूर्णांक हमारा क्या होता है आप लोग सोच करके बताइए। पूर्णांक के अंदर हमारा क्या आता है, अभी हमने देखा तक पूर्णांक अगर हमारा देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, तो ये हमारी क्या है, हमारी सारी पूर्णांक हैं। और ये जो सारे हमारे पूर्णांक हैं एक कौन सी संख्या के अंतर्गत आएंगे, परिमेय संख्या के। अब आप लोग कहोगे परिमेय संख्या कैसे हो जाएगी, तो परिमेय संख्या होने के लिए अभी हमने परिमेय संख्या की कंडीशन पढ़ी कि जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकें। तो यहाँ पर देखिए हमारा 1 क्या है, पूर्णांक है ना, तो 1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं। तो P/Q के रूप में हमने लिख दिया। और क्या यहाँ पे Q 0 है, Q 0 नहीं है, तो इसलिए देखिए यहाँ पे जो हमारा पूर्णांक था इसको हमने परिमेय संख्या के रूप में लिख दिया। चलिए वो लोग नेक्स्ट बात करते, समझिए। अगर हमारे पास 2 है तो 2 क्या है, एक पूर्णांक है। और क्या इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। देखिए हमने P/Q के रूप में लिख दिया, हमारा Q ≠ 0 होना चाहिए। तो हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गई। चलिए अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि क्या 0 हमारी एक परिमेय संख्या है, क्या 0 को हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो हमारा जवाब होगा हाँ, आप लोग 0 को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। देखिए 0 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0/1, और 0/1 का मान हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए ए हमारा क्या हो गया, P हो गया, ए हमारा Q हो गया। तो इसको हमने P/Q के रूप में लिख भी दिया। और यहाँ पे जो हमारा Q है वो ≠ 0 है। एक बात आपको और ध्यान में रखना है, P और Q के बीच में कोई भी 1 के अतिरिक्त उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 ही है, तो ये हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। चलिए अब हम लोग माइनस वाले को देख लेते हैं। देखिए जैसे हमारे पास -2 है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स एक बात आपको समझ करके चलना है कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर इस तरीके से लिखा है, कोई भी नंबर इस तरीके से लिखा है, तो उसके बटे में 1 लिख सकते हैं, उसको 1 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। 1 हमारा सब जगह प्रेजेंट है, ठीक है।
तो इस तरीके से देखिए इसको भी हमने पी अपॉन क्यू के रूप में लिख लिया। अगर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन है क्या -10 को पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। तो ए भी हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गई। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग समझ रहे होंगे। अभी इससे संबंधित आपकी जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली में सवाल मिलेंगे और सारे क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होंगे। वहां आपसे पूछा जाएगा कि क्या हमारी सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, तो आप लोगों का जवाब क्या होगा, हाँ। क्योंकि देखिए हमारी सभी जो पूर्णांक संख्याएं किसके अंतर्गत आ रही हैं, परिमेय संख्याएं के। सभी भिन्न संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। इतना बात आपको ध्यान में रखना है। अब अभी हमने पूर्णांक की बात करी थी, तो पूर्णांक हमारे पास क्या होता है, देखिए ऋणात्मक पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है और जीरो होता है। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक के अंतर्गत हमारा -1 -2, धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत देखिए क्या आता है। अब धनात्मक पूर्णांक हमारी प्राकृत संख्याएं होती हैं, जैसे 1 2 3 4। तो हम कह सकते हैं हमारी सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं, धनात्मक पूर्णांक होती हैं। आप लोग बात को समझ रहे होंगे। चलिए यहाँ से देखिए, अब अगर हमारे पास धनात्मक पूर्णांक है और उसमें हम लोग जीरो को शामिल कर लें, तो इससे हमारा क्या बन जाता है, जो कलेक्शन पूर्णांक संख्याएं होती हैं। स्टूडेंट्स, कुछ जरूरी बातों को आप लोग और समझ लीजिए यहाँ से। अब जो हमारी प्राकृत संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या में भी हमारे पास कई तरीके की संख्याएं हैं। इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 2 3 4 5 हमारी क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं। अब प्राकृत संख्या में हमारे पास अभाज्य संख्या होती हैं, यौगिक संख्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं और विषम संख्याएं होती हैं। तो वैसे इसके बारे में आपको नहीं स्टडी करना है, क्योंकि आप इसके बाद हम लोग प्रश्नावली के क्वेश्चंस करेंगे। प्रश्नावली के क्वेश्चंस में आप लोगों को केवल इसके बारे में ही बताया गया है, आपके सिलेबस में यही इतना है। तो समझ लीजिए आप लोग, अभाज्य संख्या क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से ना कटें, स्वयं या 1 के अतिरिक्त किसी से भी ना कटें, विभाज्य हों ना विभाज्य हों, तो कैसी संख्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाती है। अब जैसे 4 6 15 16 की बात करें तो ये हमारी यौगिक संख्याएं हैं। अगर हम लोग सम संख्याओं की बात करें तो सम संख्या ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हों, सम संख्या कहलाती है। विषम संख्या देख लीजिए क्या है, 1 3 5 7, जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त। देखिए विषम संख्या क्या होती है, जो 1 और जो 2 से विभाज्य ना हो। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य ना हो हमारी विषम संख्या कहलाती है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें 7 की, तो 7 हमारी कैसी है, विषम संख्या है। अगर हम लोग बात करें 9 की, तो 9 हमारी कैसी संख्या है, विषम संख्या है। ये तो 3 से कट जाएगा, ये बात दूसरी है, लेकिन ऐसी संख्याएं जो 2 से ना कटें, ठीक है, 2 से ना कटें, वो विषम संख्या कहलाती है। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग प्रश्नावली के क्वेश्चंस करेंगे, तब चीज़ें आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएंगी। स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग प्रश्नावली पर चलते हैं और देखते हैं हमारी प्रश्नावली 1.1 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पर आप लोग ध्यान दीजिए। क्या कह रहा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। स्टूडेंट्स, अभी अभी हमने बात किया कि जो हमारी शून्य होती है, शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। देखिए शून्य को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, शून्य अपॉन में 1 लिख सकते हैं, शून्य अपॉन में 1 लिख सकते हैं, यानी कि ए हमारा क्या हो गया, P हो गया, और ए हमारा क्या हो गया, Q हो गया। और 0/1 को हम लोग शून्य लिख ही लेंगे, क्योंकि 0/1 हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग देख पा रहे होंगे शून्य हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो लिख दीजिए, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। अब हमसे पूछ रहा है क्या आप इसे P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, P अपॉन Q के रूप में इस लिख सकते हैं, लिख दिया हमने P अपॉन Q के रूप में, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है। अब देखिए 0 हमारा क्या है, पूर्णांक है ना। अभी हमने पूर्णांक की बात करी, तो 0 हमारा क्या है, पूर्णांक है। 1 हमारा क्या है, 1 भी हमारा पूर्णांक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं और देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देखिए अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है,
3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स आप लोग बताइए परिमेय संख्या सबसे पहले होती क्या है? आप लोग सोचिए, सोच करके बताइए। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम लोग P/Q के रूप में लिख लें, हमारा Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो और P/Q यानी जो P है Q है इसके बीच में 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, तो ऐसी संख्याएं हमारी परिमेय संख्या कहलाती हैं। अब आप लोग समझिए हमारी संख्या रेखा हो गई, संख्या रेखा हो गई। यहाँ पे हमारा 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। लिख लो 1 2 3 4। अब ये जो 3 से 4 है, देखिए 3 से 4 के बीच में हमारे पास नंबर्स कई सारे होंगे। नंबर क्या क्या हो सकते हैं? देखिए 3 से हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमारा 3.1 हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे 3.2 हो जाएगा, 3.3 हो जाएगा, 3.4 हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा, 3.6 हो जाएगा, 3.7 हो जाएगा। तो ये हमारी है क्या? परिमेय संख्याएं ही तो है। तो लिख लो 3 और 4 के बीच परिमेय संख्याएं। कितनी परिमेय संख्या लिखनी है? 6 लिखना है। तो क्या क्या हो जाएंगी? हमारी पहली हो जाएगी 3.1, दूसरी हम लोग लिख लेंगे 3.2, तीसरी लिख लेंगे 3.3, 3.4, 3.5, 3.6। अब आप लोग कहोगे इसको हमने किस तरीके से लिख लिया? ऐसा ही है ना। तो देखिए इसको अगर हम लोग ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। देखिए 3.1 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 10 से भाग दे दिया। 3.2 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 10 से भाग दे दिया। 3.3 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से भाग दे दिया। यहाँ पर भी 3.4 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से भाग दिया। यही काम हम लोग यहाँ पर करेंगे और सेम यही काम हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। इस तरीके से हो गया। चलिए 3.1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 31/10 हो गया। यहाँ पे 32/10 हो गया। यहाँ पे हमारा 33/10 हो गया। यहाँ पे हमारा 34/10 हो गया, 35/10 हो गया और 36/10 हो गया। इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स आप लोग देखिए यहाँ से जो 3 और 4 था, 3 और 4 के बीच की इतनी परिमेय संख्याएं हमने लिख ली। और भी परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती हैं, ठीक है, और भी परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती हैं। तो हमसे 6 पूछा था, हमने 6 राइट कर दिया। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? हमें 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्याएं बतानी है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है, 3/5 है, 3/5 है। तो 3/5 को हम लोग थोड़ा सा हल कर लेते हैं, ठीक है। हल कैसे करेंगे? देखिए इसको हम लोग दशमलव में लेकर के जाएंगे, तो भाग तो नहीं जा रहा, तो दशमलव में भाग लेकर दशमलव में भाग देना आप लोग जानते ही होंगे, दशमलव वाला भाग। देखिए हमने दशमलव लगाया, हमारा हो गया 30, 5 6 हो गया 30। यहाँ पे हम लोग 0 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे हमारा क्या है, 4/5 है। तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा 0.0। अब देखिए क्या हो जाएगा, 5, अब यहाँ पे 40 हो गया, 5 8 40 हो गया, तो 0.8। हमें 0.60 से 0.8 के बीच में चलना है। और कितनी परिमेय संख्या चाहिए? 5 परिमेय संख्याएं चाहिए। तो लिखिए परिमेय संख्या हमारी क्या हो जाएंगी। देखिए अब लोग 1 पॉइंट बढ़ाते जाएंगे। देखिए हमारी पहली परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, 0.61। दूसरी क्या हो जाएगी, 0.62। तीसरी क्या हो जाएगी, 0.63। चौथी क्या हो जाएगी, 0.64। पांचवी क्या हो जाएगी, 0.65। ये हमारी परिमेय संख्या हो गई। स्टूडेंट्स अभी जो दशमलव संख्याएं होती हैं, ये परिमेय संख्याएं कैसे होती हैं, इसको हम लोग आगे की क्लास में और डिटेल में कॉन्सेप्ट के रूप में पढ़ेंगे। अभी आप लोग यही समझिए कि हमारे पास इस तरीके से दशमलव में है, इसको हम लोग अगर P/Q के रूप में लिख ले जा रहे हैं
तो ए हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। अभी शांत दशमलव के बारे में लोग स्टडी करेंगे, शांत अशांत क्या है, तो वहां से चीजें आप लोगों को बेहतर समझ में आएंगी। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहां से देखिए, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग बताइए। ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो कर दीजिए। 0.61 को हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से भाग भी देना पड़ेगा। 0.62 अपॉन में 100, तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं अपॉन में 100। 0.63 अपॉन में 100 इंटू में 100 कर देंगे। इसी तरीके से 0.64 हमने इंटू में 100 किया तो अपॉन में 100। 0.65 इंटू में 100 हमने अपॉन में 100 कर दिया। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लोग P अपॉन Q के रूप में लिख दें, इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 61 अपॉन में 100, 62 अपॉन में 100, 63 अपॉन में 100, 64 अपॉन में 100, 65 अपॉन में 100। देखिए हमने 5 परिमेय संख्याएं लिख दी, यही हमारा आंसर हो गया। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके अतिरिक्त आप लोग दूसरी भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके अतिरिक्त यही इतनी नहीं है, इसके बीच में हम लोग और भी लिख सकते हैं। देखिए हमने 0.65 तक लिखा, अगर हम लिखें देखिए 0.61, 62, 63, 0.64, 65, 66, 0.66, 0.67, 0.68, 0.69, ऐसे हमें यहाँ तक लिखना है। 0.8 के बीच में ही लिखना है, तो हमारी 5 लिखनी थी, हमने 5 इस तरीके से लिख दी। आप और भी आगे तक लेकर के जा सकते हो। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो हमें सत्य असत्य बताना है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। स्टूडेंट्स इसके लिए आप लोग बॉक्स देखिए, जो हमारी पूर्ण संख्या का कलेक्शन था, तो पूर्ण संख्या के कलेक्शन में हमारा क्या था, आप लोग बताइए। हमारे पास जो संख्याएं थी, पूर्ण संख्या कब बनी, हमने जब प्राकृत संख्याओं को इसमें समाहित किया और साथ में 0 को समाहित किया, तो पूर्ण संख्याओं में हमारी प्राकृत संख्याएं आ रही हैं ना, सारी प्राकृत संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। यानी कि यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट हमें दिया है हमारा क्या है, सत्य है। कारण समझ में आ गया, सभी प्राकृत संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग सेट की बात करें, देखिए इसके कलेक्शन की बात करें, प्राकृत संख्या और उसमें 0 आता है, पूर्ण संख्या बनती है, और पूर्ण संख्या के कलेक्शन में हमारी सारी प्राकृत संख्याएं आती हैं। अब आप लोग नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या कहा जा रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। आप लोग देखिए, अब प्रत्येक पूर्णांक की बात कर रहा था, ये हमारा पूर्णांक वाला डिब्बा हो गया, ठीक है, पूर्णांक वाला थैला हो गया। अब इस पूर्णांक वाले थैले में हमारे पास क्या क्या आएगा, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, ऐसे ऐसे नंबर्स आएंगे। फिर क्या आएगा, -1 भी आएगा, -2 भी आएगा, -3 भी आएगा, -4 भी आएगा, ऐसे ऐसे -∞ तक आएगा। तो प्रत्येक पूर्णांक, अब भाई क्या -1 हमारी पूर्ण संख्या वाले बॉक्स में आ रही है। आप लोग देखिए, हमारा पूर्ण संख्या वाला बॉक्स है, ये हमारा पूर्णांक वाला है। क्या पूर्ण संख्या वाले बॉक्स में माइनस वाली संख्याएं आ रही हैं, नहीं आ रही हैं। तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती, केवल हमारा 0 से लेकर के जो भी प्राकृत संख्या वही पूर्ण संख्या होगी, निगेटिव वाला हमारा पूर्ण संख्या नहीं होता है। तो स्टेटमेंट कैसा है, असत्य है। कारण आप लोगों के समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में हमारा क्या आता है, 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, यही हमारी पूर्ण संख्या है। अब बताइए, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। चलिए अब हम लोग थोड़ी सी परिमेय संख्या की बात कर लें। तो परिमेय संख्या में देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके से आता है, हमारे पास कुछ इस तरीके से आता है, देखिए इस तरीके से आता है, और हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा। तो क्या बताइए, ये जो संख्याएं हैं इस वाले बॉक्स में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा कैसा हो गया, गलत हो गया ना। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती है। कहाँ हुई भाई, देखो कहाँ हुई, ए वाला जब इसमें आता तभी तो होता,
लेकिन इस वाले में जो भी संख्याएं आ रही 0 1 2 3 4 ऐसे जो भी प्लस इन्फिनिटी तक संख्याएं आएंगी वही हमारी पूर्ण संख्या होती हैं। तो ये संख्याएं इसमें नहीं आ रही हैं, इसलिए ये जो हमारा स्टेटमेंट है कैसा है, असत्य है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग समझ गए होंगे। तो इस तरीके से जो हमारी प्रश्नावली 1.1 है, हमने प्रश्नावली 1.1 को समाप्त किया। तो चलिए गाइज, आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए गाइज, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।